नाजरीन, फिर रात का मंजर दिखाया जाता है। काय कबीले के सरदारी खेमे में तमाम तर लोग दस्तरखान पर मौजूद होते हैं और हान बे उस्मान साहब से कहते हैं कि एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर होलो फिरा खुद वो बात कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम तर लोग उसके तरफ देखने लगते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं, और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी गुजारिश ये है कि आप भी मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दें। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग हैरान और खुश हो जाते हैं, और फिर उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें हदायत बख्शी और बहुत जल्द मैं तुम्हें मुसलमान कर दूंगा। फिर उसके बाद उस्मान साहब उसको कलमा पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि अब से तुम्हारा नाम होलो फिरा नहीं, नीलोफर है। ये मंजर देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के उसी मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर कुचार दस्तरखान पर मौजूद होता है। वो अपने सिपाहियों को भेजकर अलाउद्दीन बे और गूंचा खातून को बुलाता है और कहता है कि आप भी मेरे दस्तरखान का हिस्सा बनिए। अलाउद्दीन बे गूंचा खातून से कहते हैं कि आपको चाहिए कि इसके दस्तरखान का हिस्सा बने, और फिर उसके बाद वहाँ पर बैठकर उन दोनों के दरमियान बातचीत होने लगती है। और फिर कुचार अलाउद्दीन बे से कहता है, मैं समझता था तुम सिर्फ बकरियां चराते हो, लेकिन तुम तो इल्म भी रखते हो। ये मेरे लिए काफ़ी हैरानी की बात है। और फिर उसके बाद कुचार अलाउद्दीन से पूछने लगता है कि तुम्हारी नज़र में मदीनातुल फाजिल की असल तशरीह क्या है। और फिर अलाउद्दीन बे उसको वो तमाम तर बातें बताने लगते हैं जिस बारे में उसने पहले नहीं सोचा होता, लेकिन इसी दौरान वो एक बोटी उठाकर उसकी चिकनाहट अपने अब हाथ पे लगाने लगते हैं। हाथ पे चिकनाहट लगाने का मकसद ये होता है कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो आसानी से अपने हाथ को इन रस्सियों से छुड़ा सकेंगे। और फिर वो साथ साथ उस तमाम तर किताब की तशरीह करते चले जाते हैं। फिर उसके बाद कुचार कहता है कि तुमने जो भी तशरीह की है मैं उसको समझ तो रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तक तुम लोगों को ये बात नहीं समझ आई कि दरअसल दुनिया में मामलात कैसे चलाते हैं। बिल आखिर उनको भेज दिया जाता है। फिर जैसे ही वो ज़ंदान में जाते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं। अलाउद्दीन बे गूंचा खातून से कहते हैं कि तैयार हो जाएं, हम बहुत जल्द इस ज़ंदान से निकलने वाले हैं और हमारा मकसद यही होगा कि हम इसके जाल से बचकर आगे की तरफ दौड़ सकें। फिर कुछ ही देर के अंदर अलाउद्दीन बे अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और ज़ंदान के बाहर मौजूद उस सिपाही को बेहोश कर देते हैं। उसके बाद गूंचा खातून और अलाउद्दीन बे वहाँ से दौड़ने लगते हैं तो कुचार और उसके सिपाहियों को पता चल जाता है। कुचार अपने सिपाहियों को कहता है कि जल्द अज जल्द इनका पीछा करके इनको पकड़ा जाए। फिर काय कबीले के सरदारी खेमे का मंजर दिखाया जाता है और हान बे जो कि शर्मिंदा होते हैं और उस्मान साहब के सामने एतराफ़ कर रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अलाउद्दीन बे के मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से अलाउद्दीन बे नाराज़ होकर हमसे अलहदा हो गए हैं। और हान बे उस्मान साहब से गुजारिश करते हैं कि मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकता और मैं जानता हूँ कि जब मैं उसको मिलने के लिए जाऊंगा तो वो ज़रूर मेरा साथ देगा और मेरी बात मानेगा, लिहाजा ये काम मुझे खुद करने दे। अब तक उरहान बे और वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोगों को ये बात मालूम नहीं होती कि कुचार ने दरअसल अलाउद्दीन बे और गूंचा खातून को तो अगवा कर रखा है। दूसरी तरफ जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर अलाउद्दीन बे और गूंचा खातून मौजूद होते हैं। अलाउद्दीन बे गूंचा खातून से कहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो अचानक कचार के लोग वहां पर आ जाते हैं। अलाउद्दीन बे और गूंचा खातून चारों तरफ से घिर जाते हैं। वो बचने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। बिल आखिर अलाउद्दीन बे की गर्दन में फंदा डालकर उनको घसीट कर आगे की तरफ लेकर जाया जाता है। दूसरी तरफ काय कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहां पर फातिमा खातून और हलीमा के दरमियान बातचीत जारी होती है और फातिमा खातून हलीमा को अजीब व गरीब बातें कर रही होती हैं, वही तमाम तर चीज़ें जो कि हलीमा के माजी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इतने में बाला खातून भी वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि अब तुम दोनों को किसी भी किस्म की कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं। और फिर बाला खातून उन दोनों के दरमियान सुलह कराने के लिए उन दोनों को एक ही काम पर लगाती हैं कि वो जाएं और जाकर सब्जियां तोड़ कर लेकर आएं, और फातिमा के ज़िम्मे लगाती हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हलीमा को तुमने बाहिफाजत वापस लेकर आना है। फिर जंगल के उस मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर हसन बे और कूचा ने आपस में मिलकर बाज़ंतीनियों के साथ लड़ाई की होती है। वहां पर कुछ काय कबीले के सिपाही शहीद हुए होते हैं। उस्मान साहब जब उनको देखते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यही वो जगह है जहां पर तमाम तर मामलात हुए हैं, और फिर वो ढूंढने लगते हैं कि यहाँ ज़रूर कोई ना कोई निशानी मौजूद होगी जो हमें हसन बे और कूचा तक लेकर जा सकती है। बिल आखिर उस्मान साहब को वहां पर निशानी मिल जाती है और वो कहते हैं कि हसन बे और कूचा इसी सिमत गए होंगे, हमें जाकर उन्हें बचाना चाहिए। फिर वहीं पर बातचीत होने लगती है और उस्मान साहब अपने तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि यह हमारे लिए एक जाल बुना गया है, अगर हम उनके पीछे जाएंगे तो यकीनन पकड़े जाएंगे।
हमें ये तमाम तर काम करने तो हैं, यानी कि हसन बे को भी बचाना है और कूचा को भी, लेकिन हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ उरहान बे को दिखाया जाता है वो उसी मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर हाल ही में अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून को अगवा किया होता है, और उनको वहीं पर ही वो खंजर मिल जाता है जो कि अलाउद्दीन बे का होता है। वहां पर चंद मंगोल सिपाही आते हैं, उनको मार दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि अलाउद्दीन बे कहाँ है। वहां पर बचा हुआ एक मंगोल सिपाही जवाब देते हुए कहता है कि बहुत जल्द अलाउद्दीन बे को अल जायतू के पास लेकर जाया जाएगा। उरहान बे मजीद कोई सवाल करते कि इसी दौरान वो शख्स मर जाता है। उरहान बे और उनके बाकी सिपाही अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून की तलाश दोबारा जारी कर देते हैं। दूसरी तरफ जंगल के उस मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां बाला खातून के कहने पर हलीमा और फातिमा सब्जियां तोड़ने के लिए गई होती हैं। सब्जियां तोड़ते हुए उन दोनों के दरमियान बहस जारी हो जाती है, जिसमें फातिमा बार बार हलीमा को बेइज्जत कर रही होती है और कहती है कि तुम एक गद्दार थी, तुमने गद्दारी की है हमारे साथ। मेरा वैसे तो तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ ये कि मेरी वालदा ने मुझे फ़र्ज़ दिया है तो वो मैं अदा कर रही हूँ। हलीमा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें ये फ़र्ज़ अदा नहीं करना होगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फातिमा जैसे ही उसके पीछे जाने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे मेरी वालदा ने यही कहा है कि मैं तुम्हें बाहिफाजत वापस लेकर आऊँ। वो जैसे ही आगे की तरफ दौड़ती है, हलीमा हट जाती है और फातिमा जाकर गड्ढे में गिर जाती है। वहां पर मौजूद एक गड्ढा होता है जिसमें गिर के फातिमा की टांगें भी जख्मी हो जाती हैं, जबकि हलीमा ये बात कहते हुए वहां से जा रही होती है कि मैं कभी भी तुम लोगों का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने माजी में जो कुछ भी किया है तुम लोग ना तो भुला सकते हो और ना ही माफ कर सकते हो। फातिमा बार बार हलीमा का नाम चिल्ला रही होती है, लेकिन हलीमा वहां पर नहीं रुकती और आगे की तरफ बढ़ जाती है। जबकि जंगल के एक मकाम के ऊपर बेगम खातून भी मौजूद होती है, उसके साथ चंद सिपाही होते हैं और वो ये देख लेती है कि हलीमा यहाँ से अकेली जा रही है। बेगम कहती है कि दरअसल यही तो असल शिकार है जो हमारे हाथ में आना चाहिए, और फिर बेगम खातून भी हलीमा का ताकुब करने लगती है। जबकि दूसरी तरफ जैसे कैसे करके फातिमा अपने आप को उस गड्ढे से निकालती है और दोबारा काय कबीले में चली जाती है। काय कबीले पहुंचते ही तमाम तर लोग परेशान हो जाते हैं। बाला खातून फातिमा से पूछती हैं कि क्या हुआ है। फातिमा जवाब देते हुए कहती है कि मैंने हलीमा का पीछा किया, वो आगे की तरफ दौड़ रही थी, फिर मैं गड्ढे में गिर गई, लेकिन उसके बाद हलीमा ने यह कहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। बाला खातून और सोफिया दोनों ही वहीं पर मौजूद होते हैं और ये सुनकर बहुत परेशान होते हैं। सोफिया कहती है कि कुछ भी करके हमें बुयेनिया या हलीमा को जरूर तलाश करना चाहिए, अभी उसके बहुत से दुश्मन खुले फिर रहे हैं। फिर बाला और सोफिया हलीमा को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जंगल के उस मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर हसन बे और कूचा को बांधा होता है। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस्मान साहब के सामने ओलू कुचार और कलाडियस आपस में बातचीत करते हुए बेहद मसरूफ होते हैं। उस्मान साहब इसी चीज का फायदा उठाते हैं, अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए बाजंतीनी सिपाहियों को कत्ल भी करते हैं और इसके साथ साथ खामोशी से हसन बे और कूचा को वहां से लेकर निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जंगल के एक और मकाम पर दिखाया जाता है कि हलीमा आगे की तरफ बढ़ रही है, जबकि बेगम खातून उसके सामने आ खड़ी होती है और कहती है कि हलीमा तुम कहाँ जा रही हो। हलीमा बेगम खातून से कहती है कि मेरे सामने मत आओ और मेरे लिए कोई रुकावट ना पैदा करना, मैं जहां जाना चाहती हूं मैं जरूर पहुंच जाऊंगी। बेगम खातून कहती है कि मुझे ऐसा होता मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि फिलहाल आपको मेरा मेहमान बनना चाहिए। उसके बाद बेगम खातून के साथ वहां पर चंद सिपाही हलीमा के ऊपर हमला कर देते हैं। इत्तफाकन काय कबीले के सिपाही भी वहीं होते हैं और वो देखते हैं कि हलीमा के ऊपर हमला हो रहा है, तो वो भी हलीमा का साथ देने के लिए वहां पर आ जाते हैं। और वहां पर मौजूद वही 3 सिपाही जो कि बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बाजंतीनियों या क्लाडियस की तरफ से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, वही मौजूद होते हैं। वो काय कबीले के सिपाहियों पर भारी पड़ जाते हैं। इस चीज को देखते हुए हलीमा वहां पर मौजूद एक डंडा उठाती है और फिर बेगम खातून के सर पर एक के बाद एक मारती है, जिसकी वजह से बेगम खातून कुछ बेहोश हो जाती है और हलीमा को आगे भागने का मौका मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ कुचार और कलाडियस को इस बात का इल्म हो जाता है कि हसन बे और कूचा को यहां से भगा दिया गया है, और उसके बाद कलाडियस के ऊपर कुचार गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुमसे बढ़कर अहमक नहीं देखा, तुमने उन दोनों को भागने कैसे दिया, तुम्हारी ये कारकर्दगी है, मैं तुमसे बहुत मायूस हूं, हमें जल्द अज जल्द उनको ढूंढना होगा। जबकि जंगल के दूसरे मकाम पर दिखाया जाता है कि हलीमा आगे की तरफ दौड़ रही है, बेगम खातून और दीगर सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर बाला खातून और सोफिया अपने तमाम तर सिपाहियों के साथ वहां पर आकर हलीमा को बचा लेते हैं और फिर हलीमा से ये कहा जाता है कि हमारी तरफ आ जाओ। हलीमा जैसे ही सोफिया और बाला खातून की तरफ जाती है तो वहां पर मौजूद बेगम खातून और उनके सिपाहियों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई दिखाई जा रही होती है, क्योंकि बेगम खातून के पास वही 3 शानदार किस्म के सिपाही मौजूद होते हैं जो कि किसी के हाथ नहीं आते।
वो बहुत आसानी से बहुत से काइयों के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और बिलाखिर जैसे ही उनमें से एक सिपाही वो खंजर हलीमा की तरफ फेंकता है कि हलीमा को मार दिया जाए, तो सोफिया फौरन उसके आगे आ जाती है। वो खंजर सोफिया को जा लगता है। ये मंजर देखते ही बाला खातून भी कुछ परेशान हो जाती है, लेकिन बिल आखिर उस लड़ाई का नतीजा ये निकलता है कि बेगम खातून और उसके सिपाही वहां से भाग जाते हैं। बाला खातून हलीमा के साथ सोफिया के पास मौजूद होती हैं और सोफिया बाला खातून से कहती है कि मेरा ख्याल है कि हक अदा हो गया, मैंने जो भी गलती की थी उस गलती का खामियाजा भुगत लिया। बाला खातून हलीमा से कहती है कि हमें जल्द अज जल्द इसको काय कबीले लेकर जाना होगा ताकि इसका इलाज करवा सके। और फिर इतने में हलीमा के मुंह से अपनी वालदा के लिए माँ का लफ्ज़ निकलता है। बाला खातून जिस लफ्ज़ को तरस रही होती है और कहती है, क्या मैंने सही सुना, तुमने मुझे माँ कहा? बाला खातून को हलीमा जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। फिर जंगल के दूसरे मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर क्लाडियस और उलू कुचार उस्मान साहब और उनके साथियों की तलाश में होते हैं। वो जैसे ही एक मकाम पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि इस सिमत में उस्मान साहब गए होंगे। वो जैसे ही उस सिमत की तरफ बढ़ने लगते हैं तो पीछे से उस्मान साहब की आवाज़ आती है कि मेरा ख्याल है कि तुम्हारी सिमत गलत है क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जैसे ही ओलू कुचार और क्लाडियस उस्मान साहब को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस्मान साहब अपनी तैयारी के साथ पहले से वहीं पर मौजूद होते हैं। और उस्मान साहब उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं कि आज तुम्हें मालूम होगा कि तुम जिसका शिकार करना चाहते थे वो शिकार इतना आसान नहीं, और वो शिकार तुम लोगों को उल्टा शिकार बनाने वाला है। नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान के इस एपिसोड का इख्तिताम हुआ। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होंगे। अगर आप लोगों को हमारे चैनल निज़ाम वॉइस के बारे में पता है तो अब से हम उसको भी एक्टिव करने लगे हैं। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।